हेलो क्लास। मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, साइंटिफिक मेथड्स एंड रिफ्लेक्टिव जजमेंट, निर्माणवाद, वैज्ञानिक विधियां और चिंतनशील निर्णय। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद क्या होता है, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां क्या होती हैं और रिफ्लेक्टिव जजमेंट, चिंतनशील निर्णय क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? निर्माणवाद क्या है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरी दैट एजुकेटर्स यूज टू हेल्प देयर स्टूडेंट लर्न। कि निर्माणवाद एक महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांत है जिसका उपयोग शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए करते हैं। Constructivism is based on the idea that students actively build their knowledge through their experience। कि निर्माणवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसलिए जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा खुद से कर रहा है, तो इसलिए इस थ्योरी को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जहाँ पे बच्चा अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है और शिक्षक बच्चों की सिर्फ हेल्प करता है। बाकी अपने ज्ञान का निर्माण करने की जिम्मेदारी बच्चे की स्वयं की होती है। तो बच्चों को इस तरह से अवसर दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पर बच्चों को खुद से सीखने का मौका मिलता है, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसलिए इस थ्योरी को हम कंस्ट्रक्टिविज्म या निर्माणवाद कहते हैं। स्टूडेंट बिल्ड देयर नॉलेज बाय लर्निंग न्यू थिंग्स बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज। जैसे हमने बात की कि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नई चीजों को सीखकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सो एवरीवन्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मेक देयर लर्निंग यूनिक टू देम। तो इसलिए हर विद्यार्थी का अपना जो उसका पूर्व अनुभव होता है उसके अधिगम को विशिष्ट बनाता है, क्योंकि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही वो बच्चा अपने नए ज्ञान का निर्माण करता है। It promotes critical thinking and creates motivated and independent learners। यह विद्यार्थियों में गहन चिंतन को बढ़ावा देकर उन्हें अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है और आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि विद्यार्थी अब किताबों पर, बुक्स पर और टीचर्स पर निर्भर नहीं रहता। अब वो अपने अनुभवों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। There are many psychologists such as Vygotsky, Piaget, and John Dewey who has worked to develop social constructivist learning theory। कि वायोगस्की, पियाजे और जॉन डीवी जैसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक निर्माणवाद के अधिगम सिद्धांत को विकसित करने का काम किया है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी सेज दैट children learn best when they construct a personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences। कि निर्माणवाद अधिगम सिद्धांत जो है, निर्माणवाद अधिगम सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वे चीजों को स्वयं अनुभव करने और अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के आधार पर एक व्यक्तिगत समझ का निर्माण करता है। तो निर्माणवाद जो सिद्धांत है ये कहता है कि एक बच्चा तब अच्छे से सीखता है जब अपने पुराने अनुभवों के द्वारा अपने नए ज्ञान का बच्चा निर्माण करता है, उसको इस तरह के अवसर मिलते हैं ताकि बच्चा अपने नए ज्ञान का निर्माण कर सके। तो इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा अच्छे से सीखता है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, कि ज्ञान का निर्माण होता है और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, उसको इस तरह से अवसर दिया जाता है कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है अपने अनुभवों के द्वारा। स्टूडेंट लर्न टू लर्न, और विद्यार्थी सीखने के लिए सीखता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि लर्निंग में बच्चे की, स्टूडेंट की पूरा पार्टिसिपेशन होता है, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है। तो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस की अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया हो जाती है। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि बच्चा अपने शिक्षक के मदद से, अपने पीयर जो ग्रुप है उनकी मदद से अपने नए ज्ञान का निर्माण करता है, नई चीजों को सीखता है। तो लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है।
लर्निंग इज कंटेक्चुअल, अधिगम प्रासंगिक है कि जो बच्चे के लिए जरूरी है, जो उसके लिए उपयोगी है, जो चीजें उसके काम की है, वही बच्चों को सिखाई जाती हैं जो उसके अपने जीवन में काम आए। तो लर्निंग इज कंटेक्चुअल कि जो चीजें सही हैं, जो जरूरी है, वही बच्चों को सिखाई जाती है, वही बच्चा सीखता है। नॉलेज इज पर्सनल, ज्ञान व्यक्तिगत है कि बच्चा आप समूह में तो काम करता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में, लेकिन उसके अपने अनुभव भी होते हैं, और जो वो सीखता है, जो नए ज्ञान का निर्माण करता है, वो भी उसका अपना व्यक्तिगत होता है। तो नॉलेज इज पर्सनल, ज्ञान व्यक्तिगत है। लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करें या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी की बात करें, तो इसके माध्यम से बच्चा जो भी चीजें सीखता है, जानता है, वो उसके मस्तिष्क में, दिमाग में लंबे समय तक रहती है। तो लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड के अधिगम मस्तिष्क में विद्यमान होता है और काफी समय तक होता है, वो चीजें बच्चा कभी नहीं भूलता। फिर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करते हैं, निर्माणवाद कक्षा कक्ष कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर स्टूडेंट सेंटर्ड की स्टूडेंट सेंटर्ड विद्यार्थी केंद्रित क्लासरूम होते हैं। स्टूडेंट मेनली वर्क्स इन ग्रुप की विद्यार्थी समूह में काम करते हैं। दे फोकस ऑन स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड इंटरेस्ट की इस क्लासरूम में बच्चों के प्रश्नों और उनकी रुचियों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को नए नए काम दिए जाते हैं, नए नए उनके सामने समस्याएं दी जाती हैं, और बच्चा उसको खुद के प्रयासों से, खुद के अनुभव के द्वारा उसका हल निकालने की कोशिश करता है। दे बिल्ड देयर नॉलेज बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रायर एक्सपीरियंस की विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। They focus on interactive learning and teachers have a dialogue with student that helps them build their knowledge। कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच और विद्यार्थियों विद्यार्थियों के बीच अक्सर इंटरेक्टिव लर्निंग चलता रहता है, एक परस्पर संवाद चलता रहता है। और इसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, बच्चों की अपने बच्चों के ज्ञान के निर्माण में उनकी हेल्प करता है। और इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, शिक्षक सिर्फ बच्चों की हेल्प करता है, और बाकी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक की भूमिका क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म में। अ, तो अगर जैसे अभी तक हमने बात की कि शिक्षक का काम एक हेल्पर का है, शिक्षक का काम एक गाइड का है। शिक्षक सिर्फ बच्चों को गाइड कर रहा है, बाकी बच्चा जो भी प्रयास कर रहा है अपने खुद से कर रहा है। तो शिक्षक का काम बच्चों को गाइड करने का है, उनको हेल्प करने का है अधिगम प्रक्रिया में। बाकी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण शिक्षक की मदद से करता है। लेकिन इसमें जो बच्चे के अपने पूर्व अनुभव होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट की हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की हम बात करते हैं। तो इसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण और अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करता है। बस समय समय पर जरूरत पड़ने पर वो अपने अध्यापक की हेल्प ले सकता है, और अध्यापक का काम उसकी हेल्प करना है, उसकी ज्ञान के निर्माण में उसकी मदद करना है। बच्चों को सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने में मदद करना है। हाउ डज कंस्ट्रक्टिविज्म अफेक्ट लर्निंग की निर्माणवाद अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट फ्रॉम अ पैसिव रिसिपेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। कि निर्माणवाद क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं, तो ये बच्चों को एक पैसिव लर्नर से एक एक्टिव लर्नर बनाता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद के द्वारा अपने खुद से प्रयास कर रहा है। तो इस क्लासरूम में अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट किस तरह से लर्निंग में इफेक्ट डालता है, तो ये बच्चों को एक एक्टिव लर्नर बनाता है, जहाँ पे बच्चे एक्टिवली चीज़ों को सीखते हैं। ऑलवेज गाइडेड बाय द टीचर, कि बच्चा हमेशा टीचर्स के द्वारा मार्गदर्शित होता है, गाइडेड, ऑलवेज गाइडेड बाय द टीचर। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज एक्टिवली रेदर देन जस्ट मैकेनिकली इंजेस्टिंग नॉलेज फ्रॉम द टीचर और द टेक्स्ट बुक। कि इसमें बच्चा जो है टेक्स्ट बुक और टीचर पर निर्भर रहने की बजाय अपने ज्ञान का निर्माण अपने शिक्षकों की सहायता से स्वयं करता है। तो ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पे बच्चों को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बच्चों को पूरा अवसर दिया जा रहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, आत्मनिर्भर बने, और बुक्स और शिक्षक के भरोसे ना रहे। फिर हम बात करते हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, अब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। तो
वैज्ञानिक विधि नाम से ही आता है कि एक इस तरह की विधि जिसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें अलग अलग हमें तथ्यों का अगर किसी भी तथ्य तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें चीज़ों की सच्चाई वास्तविकता पता चल सके. तो द साइंटिफिक मेथड इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच a problem is identified, relevant data is gathered, a hypothesis is formulated from this data, and the hypothesis is empirically tested. कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई प्रश्न या किसी समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उस समस्या की पहचान की जाती है. प्रासंगिक फिर जो भी डाटा है उसके माध्यम से परिकल्पना तैयार की जाती है और जो परिकल्पना तैयार की गई है उसका परीक्षण करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं. तो एक जैसे अगर उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस का था तो एक प्रॉब्लम थी कि कोरोना वायरस है तो इसके मेडिसिन के लिए तो कोरोना वायरस के कारण क्या क्या हो सकते हैं. तो एक समस्या आई कोरोना वायरस. ठीक है, अब इसकी हाइपोथेसिस इससे रिलेटेड कि क्या क्या हो सकती है, इसके कारण क्या क्या रहे होंगे कोरोना का. तो अलग अलग थे कि कोरोना का है कि कोई कहता था चमगादड़ से, तो अलग अलग सबके रीजन थे हाइपोथेसिस. अब ये है कि फिर डॉक्टर ने किस तरह से ठीक हो सकता है तो अपने हाइपोथेसिस थे कि हाँ हीट से कोरोना मर जाता है. फिर अलग अलग वैक्सीन आई, अलग अलग मेडिसिन आई. तो उसके बाद अलग अलग हाइपोथेसिस थे. अब देख रहे हैं हम तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा है कि जो एक्चुअल जो है किससे कोरोना खत्म हो सकता है, किन चीज़ों के द्वारा, किस मेडिसिन के द्वारा खत्म हो सकता है. तो उस पर भी अब काम चल रहा है. काफ़ी सारी मार्केट में मेडिसिन आ गई है लेकिन अभी भी चीज़ें चल रही हैं. तो साइंटिफिक मेथड क्या है कि साइंटिफिक मेथड में एक समस्या की पहचान की जाती है, उसके संभावित कारणों का पता लगाया जाता है और उसके बाद डाटा के थ्रू डाटा उनसे संबंधित डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है. In simple terms, the scientific method is a way for scientists to study and learn things. कि सरल शब्दों में हम कहें तो वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिकों के लिए चीज़ों का अध्ययन करने और सीखने का एक तरीका है. Using the scientific method, student can find out the correct answer to the question. कि scientific methods का प्रयोग करके जो बच्चे हैं अपने प्रश्नों का सही उत्तर पता लगा सकते हैं. In scientific method you must first have a problem or question. You cannot get an answer until you know about the question or problem. कि scientific method में सबसे पहले एक समस्या या एक प्रश्न का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपके पास कोई समस्या या प्रश्न नहीं होगा तब तक आपको उसका जवाब नहीं मिल सकता. तो जवाब तभी मिलेगा जब आपके पास प्रश्न या कोई समस्या होगी. स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. आज का क्वेश्चन, सबसे पहले प्रश्न पूछें. गैदर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व रिसर्च की जानकारी इकट्ठा करना और निरीक्षण करना और उस जानकारी निरीक्षण के आधार पर एक हाइपोथेसिस बनाना, एक परिकल्पना का निर्माण करना और अलग अलग जो परिकल्पनाएं हैं उससे संबंधित क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो एक है कि आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में आप कहीं किसी के घर में चोरी हो गई है. तो एक समस्या है कि चोरी होना. अब गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व कि देखो आप घर में जाकर हम उस चीज़ को पता लगाएं, देखें कि जो चोरी है उसके कारण क्या हो सकते हैं. तो जाकर जिस जगह चोरी हुई है उस जगह पे जाके निरीक्षण करना, उसको ऑब्जर्व करना. अब हाइपोथेसिस, अब उसके आधार पर एक हाइपोथेसिस बनाना कि चोरी का क्या क्या कारण हो सकता है कि जो आस पड़ोस में से किसी ने चोरी किया हो सकता है कि घर का कोई सदस्य ही रहा हो इस चोरी में इन्वॉल्व रहा हो सकता है कि कोई बाहर से कोई चोर आया हो, उसने सामान को चुराया हो. तो ये तीन हमारे पास हाइपोथेसिस हो गए कि पहला हाइपोथेसिस हो गया कि किसी नेबरहुड में किसी का काम है. दूसरा हो गया, हो सकता है घर का कोई सदस्य हो. तीसरा हो सकता है कि कोई चोर हो जो बाहर से आकर अपना घर का सामान ले गया हो. तो हमारे पास तीन हाइपोथेसिस हैं. अब क्या होगा, अब इन्वेस्टिगेशन होगी.
एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट योर हाइपोथेसिस। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, लोगों को बुला बुला के उनसे बात की जाएगी। और अब तीन जो हाइपोथेसिस थे, अब एक एक हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या घर का कोई मेंबर है तो घर के सभी मेंबर को बुला के बातचीत होगी, नेबरहुड में है तो उनको बुला के बातचीत होगी, और अगर आस पड़ोस कोई बाहर का चोर है तो फिर चाहे आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है या कुछ इस तरह से, तो उन चीजों के माध्यम से पता लगाया जाएगा। अब हमने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, ठीक है, हमने डाटा कलेक्ट किया। अब उसके आधार पर हम एनालाइज और टेस्ट रिजल्ट कि हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि किसने वास्तविक में किसने चोरी की है, कौन है जिसने सामान को चुराया है, घर में चोरी की है। तो हम फिर अपने टेस्ट को एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट अ कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि हाँ वास्तविक वास्तविक में ये चीजें है कि एक्चुअल में कौन है जिसने चोरी की है। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी पर सीआईडी आता है, क्राइम पेट्रोल आता है, तो उसमें भी तो यही चीजें हैं कि सबसे पहले एक समस्या होती है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन होती है कि हाँ क्या क्यों ये समस्या किस कारण हुई, इसके कारण क्या थे, फिर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर एक रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। उस तथ्यों को, आंकड़ों को, उस सबूत को एनालाइज किया जाता है, फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो साइंटिफिक मेथड भी एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव जजमेंट की, चिंतनशील निर्णय। तो अब चिंतनशील निर्णय, निर्णय तो हमने सुना है, लेकिन चिंतनशील निर्णय मतलब सोच समझ के निर्णय लेना। तो अक्सर लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है कि सिर्फ देखी दिखाई बातें सही नहीं होती, सुनी सुनाई बातें सही नहीं होती। हमें जो भी निर्णय लेना चाहिए, हम एक जैसे आपने सुना होगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो आप सबकी बारे सबकी सुनिए, सबको देखिए, लेकिन जो भी निर्णय हमें लेना चाहिए अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से संबंधित निर्णय, तो हमें हर निर्णय को सोच समझ के लेना चाहिए। तो अब इस पॉइंट में हम जानेंगे कि हम इस तरह का चिंतनशील निर्णय अपने विद्यार्थियों में किस तरह से हम इस तरह की जो काबिलियत है विकसित करें, शिक्षकों में किस तरह से ये रिफ्लेक्टिव जजमेंट होना चाहिए। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्टिव जजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल। कि एक लीडर जो होता है, एक चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो, उसमें चिंतनशील निर्णय कि जो भी निर्णय ले सोच समझकर, सभी तथ्यों का, आंकड़ों का, सबको देखकर समझकर फिर निर्णय उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों पर निर्णय ले ले। तो रिफ्लेक्टिव जजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल। कि चिंतनशील निर्णय सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल में से एक है। Reflective thinking means that when a person is confronted with a controversial or complex issue, the process of thinking about it's called reflective thinking। कि चिंतनशील सोच से अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति के सामने कोई विवादास्पद या जटिल मुद्दा आता है, तो उस पर सोचने विचारने की प्रक्रिया को चिंतनशील सोच या सोचने विचारने की प्रक्रिया को चिंतनशील सोच कहा जाता है। कि अक्सर हम देखते हैं हमारे लाइफ में बहुत बार कोई समस्या आ जाती है, कोई कंट्रोवर्शियल इशू आ जाता है, चाहे हम राजनीति में देखते हैं, चाहे हम आपस में दोस्त में देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, चाहे क्लासरूम में हम देखते हैं, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर अक्सर इस तरह के चीजें आ जाती हैं। तो अब क्या करना है, हमारा काम क्या है, हम बच्चों में इस तरह के कौशल को विकसित करेंगे कि जो भी चीज जिस तरह से आती है, कई बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप कक्षा में भी इस तरह के अलग अलग कोई भी एक इशू हो सकता है। तो कंट्रोवर्शियल जो भी इशू आए, तो उस पर सबसे पहले क्या है कि इस तरह के विवादास्पद या जटिल मुद्दे पर जो भी, हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और इस सोचने और विचारने की जो प्रक्रिया है, इसको हम चिंतनशील सोच कहते हैं। अब उसके बाद रिफ्लेक्टिव जजमेंट्स इज द रिजल्ट ऑफ अ पर्सन्स प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। कि व्यक्ति के इस चिंतनशील सोच की प्रक्रिया का परिणाम ही चिंतनशील निर्णय है। कि जो भी निर्णय लेना है हमें सोच समझकर लेना है। अक्सर हम देखते हैं कि क्लास में बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, शिक्षकों में भी आपस में इस तरह के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो अगर बच्चे अपने टीचर के पास जाते हैं, शिक्षक प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो अब शिक्षक के पास जाते हैं तो शिक्षक ये नहीं कि जाते ही दोनों बच्चों को मारने लगे, डांटने लगे। सबसे पहले उसको सोचना होगा, दोनों पक्षों की बात सुननी होगी, और सुनने के बाद उसको सोचना होगा, चिंतन करना होगा, और फिर जाकर उसको निर्णय पे पहुंचना होगा कि एक्चुअल में क्या था, कहाँ प्रॉब्लम हुई, किसकी तरफ से गलती हुई। तो उसके बाद उसको वो निर्णय लेना है। तो चिंतनशील निर्णय, कि चिंतनशील सोच का परिणाम ही चिंतनशील निर्णय
है। मेकिंग रैशनल डिसीजन ऑन अनस्ट्रक्चर्ड इशू इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव डिसीजन या जजमेंट कि असंरचित मुद्दों पर सोच समझकर तर्कपूर्ण निर्णय लेना ही चिंतनशील निर्णय है। अगर हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड की असंरचित के ऐसे मुद्दे जो विवादास्पद हैं, ठीक है, जिस पर सोचने समझने की जरूरत है और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है, तो सोचना समझना और तर्कपूर्ण निर्णय लेना ही चिंतनशील निर्णय कहलाता है। Reflective judgment in education means that teacher and student have to make thoughtful decision on issue related to their life। कि शिक्षा में चिंतनशील निर्णय से तात्पर्य शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा अपने जीवन से जुड़े मुद्दे पर विचारशील निर्णय लेने से है। और किंग एंड केचनर फॉर्मुलेटेड द रिफ्लेक्टिव डिसीजन मॉडल। की मॉडल को किसने बनाया था? किंग एंड केचनर ने चिंतनशील निर्णय का प्रतिपादित किया था। तो अब जैसे इसमें आपने देखा कि रिफ्लेक्टिव जजमेंट इन एजुकेशन मींस दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट हैव टू मेक थॉटफुल डिसीजन ऑन इशू रिलेटेड टू देयर लाइफ। कि शिक्षक और विद्यार्थी, अक्सर हम देखते हैं क्लासरूम में देखते हैं, शिक्षकों की अपनी लाइफ में देखते हैं, विद्यार्थियों की लाइफ में देखते हैं कि इस तरह से कोई ना कोई कभी ना कभी इस तरह के अक्सर हम देखते हैं हमारी लाइफ में मुद्दे आते हैं, इशू आते हैं, जहाँ पे हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें एक विचारशील निर्णय हमें लेना चाहिए। तो अक्सर आपकी लाइफ में जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप उसको तुरंत निर्णय ना लें। सिर्फ देखकर किसी की सुनकर या कि अपनी आंखों से देखकर जो वास्तविक है, जरूरी नहीं कि वही चीजें सही हो। तो सोचो, विचारो और उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर आप अपना निर्णय लो। तो सुनो सबकी, करो मन की, और कभी भी डिसीजन जो लेना चाहिए वो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमेशा हर तथ्यों को जानकर, समझकर, सभी की बातों को सुनकर ही अपना अंतिम निर्णय आपको लेना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को चिंतनशील निर्णय हम कहते हैं। तो और ये डिसीजन मेकिंग जो एक प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस है, अपने आप में काफ़ी अच्छा है। तो हर किसी को इस तरह के चिंतनशील निर्णय लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ की समस्याओं को और अपने बच्चों की लाइफ की समस्याओं को आप दूर कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक चीज़ और रह गई है कि रिफ्लेक्टिव जजमेंट है, जैसे हमने अभी बात की कि इसमें रिफ्लेक्टिव जजमेंट के 3 प्रकार होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल मूविंग थ्रू 3 डिफरेंट फेजेस टू डेवलप देयर डिसीजन स्किल। कि पहला होता है प्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट। प्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट का है कि अगर जैसे मैंने आपको बोला कि 2 बच्चों में आपस में कक्षा में झड़प हो गई, तो पहला प्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट कि हमने दोनों की बच्चों की बातों को सुना, ठीक है, कि क्या कारण थे, क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम एक और उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहले हमें पता चला कि 2 बच्चों में लड़ाई हुई है, ठीक है। तो अब उन 2 बच्चों को, पहला तो है कि चीज़ों को सूचना एकत्रित करना कि 2 बच्चों में लड़ाई हुई तो क्यों हुई, किसी ने क्या। तो हम फिर अलग अलग माध्यमों से सुनते हैं कि उस लड़के ने उसको बोला, उस लड़के ने उसको बोला। तो फिर ये आता है फ्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट में, पूर्व चिंतन से निर्णय। अब उसके बाद उन बच्चों को बुलाया गया, उन बच्चों को सामने बुलाया गया। तो अब सामने बुलाकर बच्चों से बात की गई कि बताओ तुमने क्यों उससे लड़ा। तो उस बच्चों से तुम पूछो कि तुमने क्यों उससे लड़ाई की। तो फिर दोनों बच्चे आपस में बताएंगे कि हाँ ये कारण था, ये बताएगा एक कारण था। तो चिंतनशील निर्णय में आप अलग अलग पक्षों को ढूंढते हो। तो धीरे धीरे आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है, कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, लड़ाई का कारण क्या क्या था। और फिर तीसरा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चिंतनशील सोच में तीसरे फेज में आप क्या करते हो कि आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि हाँ वास्तविक कारण क्या था। फिर आप अपनी जो रिफ्लेक्टिव आप एक जजमेंट है, एक निर्णय लेते हैं कि वास्तविक कारण क्या था, गलती कहाँ से हुई, किसकी तरफ से गलती हुई, और आप फिर अपना निर्णय लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव जजमेंट के भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में आप सूचनाओं को एकत्रित करते हैं अलग अलग सोर्स के माध्यम से। फिर आप सेकेंड फेज में आप इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि
जो जो अलग अलग बच्चों से जो भी आपने सूचनाएं एकत्रित की, तो कौन सी जानकारी सही है, कौन सी जानकारी सही नहीं है। तो इसमें आप सही गलत का पता लगाते हो, कहाँ कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सही है, कहाँ से सही नहीं है। और फिर तीसरे स्टेज में आप आकर आप सभी जानकारियों को, उनके सत्य असत्य, इन चीज़ों को जानने के बाद आप एक निर्णय पे आते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव जजमेंट के 3 फेज होते हैं: प्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट, पूर्व चिंतनशील निर्णय, सेमी रिफ्लेक्टिव जजमेंट, और चिंतनशील निर्णय, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने इस क्लास में हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, और रिफ्लेक्टिव जजमेंट, और इसके 3 फेजेस के बारे में हमने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।